जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोशिका। बहुत बेहतरीन, ठीक है, चैप्टर है कोशिका। किसी भी कंपटीटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोशिका। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका लीवेनहॉक, जीवित कोशिका लीवेनहॉक, ठीक है। कोशिका, ठीक है, किसी भी जीव का, ठीक है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। मतलब कि आप संरचना की दृष्टि से देखो तो कोशिका सबसे जरूरी है। ठीक है, सबसे जरूरी क्या है? कोशिका, क्योंकि कोशिका से बनता है उत्तक, और उत्तक से बनता है अंग, और अंग से बनता है आपका शरीर। ठीक है, तो कोशिका कार्य करने की दृष्टिकोण से भी देखें तो कार्य करने के लिए भी एकदम कोशिका जरूरी है। ठीक है, किसी भी कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें योगदान कोशिका का ही रहता है। ठीक है, कोशिका, तो कोशिका कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका क्या है? कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका आप समझ गए, शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक। चलिए अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा। देखिए पूरी दुनिया की अगर बात करें, ठीक है, पूरी दुनिया में अगर बात करें तो सबसे अगर बड़ा, सबसे बड़ा तो शुतुरमुर्ग की अंडे का, सबसे छोटा माइकोप्लाज्म, सबसे छोटा माइकोप्लाज्म, सबसे छोटा माइकोप्लाज्म, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडे का। अगर कहेगा कि सबसे लंबा, तो आप याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र की कोशिका, सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र। ये हो गया, आप समझ गए। अब सिर्फ अगर मानव शरीर में कहें कि हमारे मानव जो शरीर है उसमें, मानव में यानी सबसे छोटा, तो मानव में सबसे छोटा याद रखिएगा स्पर्म, जो पुरुष का होता है। ठीक है, और सबसे अगर बड़ा कहेगा कोशिका, सबसे बड़ा, तो याद रखिएगा अंडाणु, जो स्त्री में होता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, जो कोशिका है उसके भाग, कोशिका के है भाग, उसके बारे में। कोशिका के भाग में यार, कोशिका में क्या क्या होता है। ठीक है, कोशिका हालांकि तो बहुत छोटा होता है, जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, एकदम छोटा होता है। ठीक है, तो जो कोशिका होता है उसके एकदम सारे जो कोशिकांग है, ठीक है, सारे जो भाग हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका के बारे में। हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका है, हर जगह कोशिका है। ठीक है, तो चलिए कोशिका आप समझ गए होंगे, अब थोड़ा कोशिका के भाग जानते हैं। तो पहला मैंने लिखा है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति होता कहाँ है, पहले कहाँ होता है ये जानेंगे। तो कोशिका, ठीक है, मान लेते ये कोशिका है, तो कोशिका के जो बाहर है, कोशिका के जो बाहर है उसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। देखिए कोशिका भित्ति पादप में होता है, सिर्फ पादप में होता है, यानी पेड़ पौधे में होता है। पेड़ पौधा में स्पेशल होता है। ठीक है, पेड़ पौधा में स्पेशल। लेकिन ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला, ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली। ये आपका हो गया कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है मेरे प्यारे। अब देखिए कोशिका झिल्ली जो होता है वो मानव में, यानी कि जंतु में होता है। ठीक है, आपको कोशिका झिल्ली जंतु में होता है, लेकिन ये कोशिका भित्ति पादप में होता है। पादप को विशेष सुरक्षा देने के लिए, ये विशेष सुरक्षा, विशेष प्रकार की सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, क्या होता है? सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। ये वाला जो बाहर वाला है कोशिका भित्ति। ठीक है, देखिए अब कोशिका भित्ति की अगर बात करें, ये जो बाहर में होता है, यानी ये पेड़ पौधे में पादप में होता है। ऐसे जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टिडोगल कोनी, ठीक है, तो आप कोशिका भित्ति उसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज का। किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? याद रखिएगा, ये कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज। ठीक है, किसकी? सेल्यूलोज। और ये कोशिका भित्ति कठोर होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कठोर होती है। ठीक है, चलिए तो कोशिका भित्ति आप समझे, ये पेड़ पौधे में होते हैं। ठीक है, ये कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होते हैं, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है? हम लोग जंतु हैं, हम लोग क्या है? जंतु हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो होता है वो पेड़ पौधे में होता है। कोशिका भित्ति किस में होता है?
पेड़ पौधे में होता है। चलिए समझ गए। और कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज को। ये आकृति प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, एक प्रकार का शेप देता है, ठीक है, आकृति आकार प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति। चलिए अब कोशिका झिल्ली को समझते हैं। तो कोशिका झिल्ली किस में होता है? जंतु में होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोशिका झिल्ली इसमें नहीं होता है, पादप में। ये कोशिका झिल्ली जो है वो पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है, लेकिन ये जो कोशिका भित्ति होता है वो सिर्फ और सिर्फ पादप में होता है, सिर्फ और सिर्फ पादप में होता है। मतलब हम लोग में नहीं होता है, हम लोग में नहीं होता है, हम लोग में नहीं होता है। याद रखिएगा, कौन? कोशिका भित्ति, जंतु में। हम लोग क्या है? जंतु। तो कोशिका झिल्ली किस में होता है? सिर्फ जंतु में होता है। कोशिका झिल्ली किस में होता है? सिर्फ जंतु में होता है। ये आकृति प्रदान करता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका नाम अगर देखें तो इसे प्लाज्मा झिल्ली, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब है कि, है ना, ये जो कोशिका झिल्ली है इसके अंदर कौन सा पदार्थ आना है और कौन सा पदार्थ बाहर जाना है, इसका ये निर्णय करता है। इसमें कुछ ही पदार्थ अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, इसीलिए चयन करता है कौन सा जाना है कौन सा नहीं जाना है। तो इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है किसको? कोशिका झिल्ली को। ये कोशिका झिल्ली जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और ये वाला कैसा था? कठोर था, लेकिन ये मुलायम होता है और ये लचीला होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? मुलायम होता है और लचीला होता है। याद रखिएगा, मुलायम होता है और लचीला। कौन होता है? कोशिका झिल्ली। बात दिमाग में इतना गया? चलिए, कोशिका भित्ति कैसा होता है? कठोर होता है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, सेल्यूलोज का, ठीक है। शॉर्ट में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोशिका झिल्ली बोले तो ये कैसा? तो ये लचीला होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? लचीला। किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। चलिए, इतना आप समझे। अब आगे बढ़ते हैं। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सीबीएसई होंगे उनके लिए, ठीक है, जो ज्यादा अंग्रेज हैं, ठीक है। चलिए, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका, देखिए इसका क्या काम है? तो ये सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का कौन कर रहा है? हड्डी। अगर कोई आपको एक फैट मार देगा तो बचाएगा कौन? हड्डी, ठीक है। मारेगा तो धंस जाएगा। हड्डी मजबूत रहेगा तो कुछ नहीं होगा। एकदम जिम करके ऐसे टाइट बन जाते देखते हैं, एकदम बॉडी सोडी, ठीक है, मस्त लगता है, ठीक है। तो आप भी बॉडी सोडी बनाइए, ठीक है, और एकदम अपने आप को भयंकर। कोई एक फैट मारेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको सुरक्षा जो प्रदान करता है हमारे शरीर में, वो कौन करता है? हड्डी करता है, यानी बोन करता है, ठीक है, कंकाल करता है। तो उसी प्रकार आप याद रखिएगा कि इसको, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, एक फैट मारेगा तो पिचक जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है ना सुरक्षा प्रदान करने का काम, पिचक नहीं जाए, है ना, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। समझ में आया? अब ठेठ भाषा में याद रखिए, पिचकने से बचाता है। क्या करने से? पिचकने से बचाता है। चलिए समझ गए, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका में एक रूखड़ा वाला होता है, एक रूखड़ा, अब एगो चिकना, ठीक है। एगो रूखड़ा, एगो चिकना। गरीब आदमी का घर देखिएगा तो उसका जो फर्श होता है वो काफी खुरदुरा यानी रूखड़ा होता है, ठीक है, हाँ। और अमीर आदमी का एकदम भयंकर इतना चिकना होता है कि चलिएगा तो फिसल के गिर जाएगा। इसलिए थोड़ा सा बच के भी चला करिए अमीर घर में, ठीक है। अमीर घर, अब किसी के घर अमीर घर जाते हैं तो बच के रहा कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा चलने पर भी ध्यान दीजिए, नहीं गिर जाएगा तो फिर मजाक उड़ाएगा। तो देखिए, इसमें भी क्या होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका में क्या होता है? एक चिकना वाला और एक रूखड़ा वाला। अब चिकना वाला जो होता है वो वसा का निर्माण करता है। चिकना वाला, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चिकना वाला भैया वसा का निर्माण करेगा, ठीक है। चिकन नहीं बोलते हैं कि चिकन खाता है। चिकन खाता है मतलब क्या? चिकन वो नहीं, चिकन मतलब क्या? चिकन मतलब एकदम तेल उल में बना करके खा रहे हैं, तो चिकन उसको लोग देहात भाषा में बोलते हैं। तो चिकन जो रहेगा, जो चिकना रहेगा, ठीक है ना, चिकना जो रहेगा उसको हम लोग, वो किस चीज का निर्माण करता है? वसा का। और इसमें जो खुरदुरा रहेगा, ठीक है, खुरदुरा रहेगा, रफ इंग्लिश में बोलते हैं। तो रफ जो रहेगा यानी कि वो किस चीज का निर्माण करेगा? उसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है। उसमें क्या होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम किस चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का।
यानी कि आप ये चीज समझिए कि प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है? राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है? राइबोसोम। और राइबोसोम कहां है? तो चिकनका वाला अंतःपरदबाई जालिका में। चिकनका वाला किसमें? चिकना वाला। तो चिकना वाला अंतःपरदबाई जालिका में कौन है भैया? राइबोसोम। और राइबोसोम किस चीज का निर्माण कर रहा है? प्रोटीन का। और इसीलिए तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। प्रोटीन का फैक्ट्री है, एकदम फैक्ट्री है, मतलब उत्पादन हो रहा है। राइबोसोम चाहिए ले जाओ, राइबोसोम चाहिए ले जाओ, यानी पूरा सॉरी प्रोटीन चाहिए ले जाओ, प्रोटीन चाहिए ले जाओ, प्रोटीन चाहिए ले जाओ। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? राइबोसोम। यानी प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। और राइबोसोम कहां है? तो रफ वाला अंतःपरदबाई जालिका, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम यानी तारक का है। देखिए, गोल्जी का खोज जो किया है वो कैमिली गोल्जी ने किया है, और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो किया है वो अल्टमैन ने किया है, नाम बेंडा ने दिया है। ठीक है, और लाइसोसोम का खोज डी दुबे ने किया है, और सेंट्रोसोम का खोज बोबेरी ने किया है। देखिए, ये सब सारे जितने कोशिकांग हैं वो ये आपका कोशिका झिल्ली हो गया, बाहर में कोशिका भित्ति हो गया, ठीक है, और ये आपका केंद्रक हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस। तो ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो होता है द्रव रूप में भरा रहता है, सारा द्रव भरा रहता है। द्रव, अब देखिए खाली रहेगा तो पचक जाएगा, ये भी है, तो इसके अंदर द्रव है, द्रव है तो द्रव है, ठीक है, द्रव है। तो उस द्रव को हम लोग बोला जाता है, बोलते हैं कोशिका द्रव। उस द्रव को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। देखिए सिंपल है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या है? केंद्रक और कोशिका के बीच कोशिका द्रव। केंद्रक के अंदर जो द्रव रहेगा वो केंद्रक द्रव हो गया, ठीक है, केंद्रक के अंदर रहेगा केंद्रक द्रव, बहुत आसान है। तो ये केंद्रक द्रव में ही बहुत सारे कोशिकांग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी रचना होती है, और इन रचना को जो हम लोग नाम अलग अलग तरह के देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले अंतःपरदबाई जालिका बताएं, ठीक है, वो सब अंतःपरदबाई जालिका वो कहां सब रहता है? तो कोशिका द्रव में रहता है। कोशिका द्रव आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहां पे होता है कोशिका द्रव, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। चलिए, तो गोल्जी काय का खोज किसने किया? कैमिली गोल्जी ने किया है। गोल्जी काय का काम क्या है यार? तो देखो, गोल्जी काय क्या करता है, मान लेते हैं हमारे शरीर में ज्यादा जहां पर ऊर्जा की जरूरत है, ठीक है, ज्यादा जरूरत है, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है तो उसको पैर में ज्यादा जरूरत है। तो जिस अंग में, है ना, जहां पर हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हर जगह कोशिका कोशिका है, ठीक है, हर जगह कोशिका विद्यमान है। तो अब पैर में ज्यादा जरूरत है, तो वहां पर तो ऊर्जा पहले से है, वहां पर पहले से ऊर्जा है, लेकिन करते करते वो थक जाता है। अगर मान लेते वहां पर थक गया तो अब वहां खत्म हो रहा है, तो वहां पे और जरूरत है, और जरूरत है। तो जहां पर हमारा बॉडी काम, जहां पर हमारा ऊर्जा का खपत नहीं है, तो वहां से ऊर्जा उठा करके और पहुंचा देता है ना। पहुंचाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी काय करता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि बार बार हाथ से एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथ से एक्सरसाइज ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो हाथ आपको थक जाता होगा, थोड़ा देर रुकते होंगे, फिर थोड़ा देर में क्या होता है कि उतना देर मतलब दिमाग में मिलता है उसको, ठीक है, दिमाग कहता है ए जाओ 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 जाओ, ठीक है, संदेश भेजता है। जब जब हमारा संदेश भेजता है, ठीक है, तो हमारा ये जब संदेश भेजता है तो गोल्जी का कहता है, फिर गोल्जी का क्या करता है? तो गोल्जी का जहां पर ऊर्जा का जरूरत, जहां पर ऊर्जा का जरूरत नहीं है, वहां से ऊर्जा उठाता है और तुरंत पहुंचा देता है। फिर हम तुरंत, स्फूर्ति हमारे अंदर आ जाता है, ताकत आ जाता है, फिर से हम काम करना चालू कर देते हैं। तो ठीक है, हमारा पूरा शरीर को कंट्रोल करने का काम ऐसे कौन करता है? माइंड ही करता है, दिमाग ही काम करता है, ठीक है, वो सब आपको हम बताएंगे। तो चलिए, ये हमें संवेदना मिलता है, ठीक है, और गोल्जी काय को ये संवेदना दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है, और गोल्जी काय अपना काम करना शुरू कर देता है। गोल्जी काय अपना काम करना शुरू कर देता है, और गोल्जी काय क्या करता है कि जहां पर जरूरत नहीं है, गोल्जी काय, मान लेते हैं गोल्जी काय है, तो गोल्जी का जहां पर जरूरत नहीं है वहां से उठा करके, ठीक है, कोशिका जहां पर जरूरत नहीं है वहां से उठा करके जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर ले जाकर के पहुंचा देता है। बिल्कुल समझ रहे हैं बात को, ठीक है। हम बोल रहे हैं तो हमारा जो मुंह है, मतलब ओठ है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो हाथ भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो जहां पर ज्यादा जरूरत है, अगर नहीं करेंगे तो दम मतलब धीरे धीरे सुस्त हो जाएगा। समझ रहे होंगे ये चीज? चलिए, समझाने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। तो गोल्जी क्या करता है? ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने का काम करता है। कौन करता है? गोल्जी क्या करता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने, नाम दिया था बेंडा,
ठीक है। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, देखिए हम सांस लेते हैं, फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा से फिर रक्त जो होता है वहां से रक्त है ना ऑक्सीजन को ले जाता है और वो ऑक्सीजन कहां पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है, वहां से ऑक्सीजन को लिया जाता है और ऑक्सीजन को लेने के बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है, जो एक ग्लूकोज को निर्माण में जरूरत होता है 38 एटीपी। ठीक है, एक ग्लूकोज के निर्माण में 38 एटीपी की जरूरत होता है, यानी यहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे शरीर, पूरे शरीर में कोशिका है, तो सोच लो कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहां पर ऊर्जा बनता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए ऊर्जा, इसे घर कहा जाता है, ऊर्जा हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का ताकत कहां पर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए, तो ये ऊर्जा का निर्माण कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का निर्माण कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम का खोज किया था डी दुबे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लाइसोसोम का खोज डी दुबे, ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम जो होता है वो क्या होता है, समझिए। तो लाइसोसोम, देखिए मान लेते हैं कि कोई आपको मार दिया, ठीक है, मार दिया, बहुत जोर से मार दिया, दम दर्द होने लगा, तो वहां की कोशिकाएं क्या हो जाती है, टूट फूट जाती है। तो वहां की कोशिका जब टूट फूट जाती है तो लाइसोसोम वहां पर जाता है और देखता है कि भैया कौन काम नहीं कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, अरे गोल्जिकाई नहीं काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, अब काम नहीं कर रहा है, तो कहता है भागो भागो, जाकर उसको बोलता है काम करो काम करो। ठीक है, तो वो काम नहीं करता है, तो उस वक्त क्या होता है, जाकर के वो यहां पर जो होता है लाइसोसोम क्या करता है, उसको मैसेज देता है काम करो, नहीं करता है। जब वो काम नहीं करता है तो फिर वहां पर जा करके अपना इंजाइम को छिड़क देता है, और इंजाइम को छिड़कने से वो और है ना एकदम साफ हो जाता है, मतलब उसको मार देता है पूरी तरह से, और वो मर जाता है, तो वहां से उसको हटा दिया जाता है। यानी साफ करने का काम, हटाने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम करता है, लाइसोसोम करता है। ठीक है, कौन करता है, लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम का खोज किसने किया, डी दुबे ने किया। लाइसोसोम जो होता है वो याद रखिएगा कि हमारे रक्त है, आरबीसी में नहीं होता है, लाल रक्त कोशिका में नहीं होता है। देखिए अगर होगा लाल रक्त कोशिकाएं में तो वहीं पर मार देगा, वहां पे जाम हो जाएगा, रक्त का प्रवाह कैसे होगा। तो लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल 120 दिन होता है, ये पता होगा आपको। और जब ये लाल रक्त कोशिकाएं मरती है तो कहां जाके, है ना, तिल्ली में जमा होती है, तिल्ली जिसे इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है, प्लीहा उसको बोला जाता है, या तिल्ली। तो ये आरबीसी का कब्र ग्राह भी उसको बोला जाता है, किसको, तो आप तिल्ली को। तिल्ली, जब मलेरिया रोग होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तिल्ली। ठीक है, स्प्लीन या प्लीहा उसे कहा जाता है। तो उसको साफ करने का काम, उसको हटाने का काम, आरबीसी को हटाने का काम कौन करता है, याद रखिएगा प्लीहा में जाकर के जमा होता है, कब्र ग्राह इसको कहा जाता है, प्लीहा को, ठीक है, स्प्लीन को। और जो कोशिका के अंदर है, ठीक है, कोशिका के अंदर साफ करने का काम कौन करता है, तो लाइसोसोम। ये काम करो, नहीं तो जाकर अपना इंजाम छिड़क देंगे, हम साफ कर देंगे, हटा देंगे तुमको। हटाने का काम, साफ करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। खोज किसने किया, डी दुबे, याद रहा, लाइसोसोम। अब देखिए सेंट्रोसोम, समझिए तारक काय इसको बोलते हैं। सेंट्रोसोम का काम क्या है, देखिए सेंट्रोसोम का खोज बोवेरी ने किया, सेंट्रोसोम का खोज बोवेरी ने किया। ठीक है, सेंट्रोसोम, देखिए ये कोशिका विभाजन मतलब नए कोशिका का निर्माण। मान लेते हैं कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, अब ये कोशिका है, ठीक है, और कोशिका ये टूट गया, तो एक कोशिका टूटा है तो ये ऐसे टूटा, फिर ये ऐसा ही निर्माण कर देगा, जैसा ये है वैसा ही। तो एक कोशिका से दो कोशिका निर्माण हुआ और वैसा ही कोशिका का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो कोशिका का निर्माण होता है, यानी कोशिका विभाजन करने का काम जो करता है वो कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। अब आपको लग रहा होगा क्या जरूरत है, बहुत जरूरत है। हमारे जो लीवर है उसमें बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, अगर कोई लीवर में मार दिया, चाकू घोंप दिया तो आप बच सकते हैं। ठीक है, तुरंत ही वहां पर, ठीक है, कोशिका विभाजन हो एकदम फास्ट होता है वहां पर, वैसा ही लीवर आपका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोई गलती से भी अगर मार दिया, ब्रेन में चोट लग गया, ठीक है, इसलिए इसको विशेष प्रकार का सुरक्षा दिया गया है, खोपड़ी बनाया गया है। ठीक है, और विशेष प्रकार के हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहन के चलाए कीजिए। ठीक है, विशेष एकदम सुरक्षा, इसको स्पेशल सुरक्षा देते हैं। ठीक है, पुलिस वगैरह तो नहीं चलिएगा, तब तो फाइन भी करते हैं और
2-4 लाठी ऊपर से देंगे भी, लेकिन ब्रेन पे नहीं मारेंगे, इधर उधर मारेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो क्या होता है, विशेष प्रकार की सुरक्षा दिया जाता है दिमाग ब्रेन को, क्योंकि वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब ये इसके लिए देखिए खतरा है, जहां पर कोशिका विभाजन ज्यादा होगा, याद रखिएगा, जहां पर कोशिका विभाजन ज्यादा होगा वहां पर कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। तो सुने होंगे लीवर कैंसर, लीवर कैंसर होता है लीवर में, ठीक है, लीवर कैंसर लीवर में, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत कम खतरा रहता है, ऐसा नहीं है कि आप ब्रेन ट्यूमर का नाम सुने होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन वहां पर, ठीक है, बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। न्यूरॉन 90% न्यूरॉन से बना होता है, ठीक है, तो वो न्यूरॉन होता है, इस कारण से वहां पर सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम नहीं होता है तो सेंट्रोसोम रहेगा तभी तो कोशिका विभाजन होगा, तो सेंट्रोसोम नहीं है मस्तिष्क में, ठीक है, ब्रेन में, तो होता क्या है कि वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण वहां पर कैंसर होने का खतरा बहुत कम होता है। लेकिन हल्का सा भी चोट लग गया ना, हल्का सा भी चोट लग गया ना, तो कैंसर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब ब्रेन ट्यूमर हो सकता है आपको। तो ये ज्यादा आपको कहां पर कैंसर होने का खतरा होगा, आपको कहां पर होगा, लीवर में होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब सेंट्रोसोम क्या करता है, ठीक है, इस प्रकार निर्माण करता है। मान लेते हैं कि हमारे कहीं पर चोट लगा, चोट लगने के दरमियान होता क्या है, मान लेते हैं गोल्जी का मर गया, माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जब मर गया तो अब यहां पर जरूरत है निर्माण करने का, तो फटाफट सेंट्रोसोम जाएगा, सेंट्रोसोम जाएगा और गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया अगर सब के सब मर गया है, ठीक है, सब के सब पे छिड़क दिया है, यानी कि ये जो लाइसोसोम है इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सारा का सारा को छिड़क देगा, ठीक है, काम करना सारा बंद कर देगा, तो पूरा का पूरा फट जाएगा और पूरा का पूरा इसका थैली फट जाता है। तो उस समय लाइसोसोम को, है ना, आत्महत्या की थैली भी हम लोग कहते हैं, लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। तो जब कोशिका का जो कोशिकांग है, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा हो, तो सारा का सारा जो है वो अगर खत्म हो गया हो, मर गया हो, तो उस समय सेंट्रोसोम जो है, ठीक है, अगल बगल की जो कोशिका है उसमें तो सेंट्रोसोम है, वो फटाफट जाकर के तुरंत कोशिका का निर्माण करेगी, तुरंत कोशिका का निर्माण करेगी। और कोशिका का निर्माण कौन करेगी मेरे प्यारे, तो सेंट्रोसोम करेगा, सेंट्रोसोम करेगा। तो समझ में आया, कोशिका का निर्माण कौन करता है, सेंट्रोसोम, ठीक है। सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन कहां होता है, लीवर में हमारा होता है, ठीक है, लीवर में। सबसे कम मतलब होता ही नहीं है सेंट्रोसोम, कहां, तो मस्तिष्क में। चलिए, लाइसोसोम समझ गए, ठीक है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली से कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन गृह, यहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। गोल्जी का है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, ऊर्जा को जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर ज्यादा, ठीक है, जहां पर कम जरूरत है, जहां पर जरूरत ही नहीं है या कम जरूरत है वहां से उठा करके जहां पर ज्यादा जरूरत है वो पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए, ये आपको समझ में आया होगा। अब एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझाने की कोशिश आपको करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ठीक है, ये कोशिका है, ठीक है, और कोशिका के बीचों बीच, ठीक है, ये आपका केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर जो रहेगा वो केंद्रक द्रव रहेगा, केंद्रक के अंदर जो रहेगा वो केंद्रक द्रव रहेगा। देखिए, किसी भी कोशिका निर्माण के लिए, किसी भी कोशिका के निर्माण के लिए, नए कोशिका के बनने के लिए केंद्रक एकदम जरूरी है, ठीक है, केंद्रक एकदम जरूरी है। बिना केंद्रक के नए कोशिका बनेगा ही नहीं बनेगा। देखिए, केंद्रक के अंदर जो होता है वो पतले धागेनुमा रूप में होता है, ठीक है, पतले धागेनुमा रूप में रहता है। लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है तो यह धागेनुमा रूप में जो होता है वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ करके मोटा और छोटा हो जाता है, जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। और यह जब धागेनुमा रूप में रहता है तो इसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। फिर से सुनिए, हमारा जो कोशिका है, कोशिका के जो हम लोग बीच में देख रहे हैं वो क्या पड़ेगा, केंद्रक, केंद्रक मिलेगा। केंद्रक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। किसी भी कोशिका को निर्माण के लिए, किसी भी नया कोशिका के निर्माण के लिए क्या चाहिए, केंद्रक चाहिए। केंद्रक के अंदर जो होता है वो केंद्रक द्रव होता है, लेकिन उसके अंदर भी धागेनुमा रूप में होता है, जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, जब कोशिका विभाजन होता है तो यह मोटा और छोटा हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। जैसे मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ा होता है, ठीक है, समझे। ये रहा केंद्रक, केंद्रक का इंपॉर्टेंस समझ गए आप। आगे समझते हैं लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, हरित लवक इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक, है ना, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट हो गया ये, ठीक है। अब देखिए,
ये लवक होता है जो याद रखिएगा पेड़ पौधे में होता है, यानी पादप में, जंतु में नहीं होता है, जंतु में नहीं होता है। इसके पहले भी अभी आपको हम बताएं कि आपका जो कोशिका भित्ति होता है वो पादप में होता है, वो पेड़ पौधे में होता है, जंतु में नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, लवक, लवक ऐसा है जो आपको पेड़ पौधा में, जंतु में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, हरित लवक, हरित लवक में एक हरा रंग का पदार्थ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और इसी की सहायता से पेड़ पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। इसी की सहायता से क्या करते हैं? पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। ये कहां पाया जाता है? तो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। और ये लवक, लवक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब चलिए अवर्णी लवक जानते हैं, यानी ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक यानी जो पेड़ पौधा है वो तना में और जड़ में, यानी सूर्य के प्रकाश है उससे दूर होते हैं, ठीक है। और ये कलर नहीं होते हैं, रंगहीन होते हैं, ये कलर में नहीं होते हैं, रंग में नहीं होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, ठीक है। अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ये जड़ तना में मौजूद होते हैं। चलिए, वर्णी लवक की बात करें तो वर्णी लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इसके कारण जैसे कि पुष्प हो गए, फल हो गए, जितना भी रंग बिरंगा चीज देखते हैं, मतलब पेड़ पौधा जड़ को छोड़ करके, तना को छोड़ करके ऊपर वाला भाग में जितना देख रहे हैं, फल फूल देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, रंग बिरंगा, ठीक है। तो वो सब जो देख रहे हैं, रंग वाला देख रहे हैं, वो किसके कारण है? तो वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट उपस्थित रहता है, उसी के कारण क्या होता है? रंग बिरंगा होता है। समझ में आ गया होगा। लवक 3 प्रकार के हो गए, हरित लवक, अवर्णी और वर्णी लवक। सबका आपका काम भी बता दिए, केंद्रक बता दिए, किसी भी कोष का विभाजन के लिए आपको जरूरी है। समझ आ रहा है ना बबुआ? चलिए आगे समझते हैं मेरे प्यारे। एक लास्ट बचा है रसधानी। रसधानी में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है। अब बताइए, पानी का सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? पेड़ पौधा को, मतलब पादप को। तो वो जो रसधानी होता है पेड़ पौधे में बड़ा बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, और हम लोग में छोटा होता है। तो ये था रसधानी, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल मैंने क्रम से बताया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मन लगा करके कमेंट करते रहिए। किसी भी चीज को आपको दिक्कत होता हो तो आप कमेंट कीजिए हमको, ठीक है, आप हमें बताइए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं।